गई है और लगभग 17 महीने के बाद वो आज शाम को जेल से रिहा हो गए। अब वो फिर से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर अरविंद केजरीवाल उन्हें अपनी जगह मुख्यमंत्री बना देंगे। आज हम सबसे पहले केजरीवाल के अगले कदम का एक विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारत के खिलाड़ियों को नंबर 4 से इतना प्यार क्यों है। हमारे 8 खिलाड़ी इस बार नंबर 4 पर रहे। अगर उन्होंने थोड़ा सा भी जोर और लगा दिया होता तो ये कम से कम ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते थे। 145 करोड़ लोगों के देश भारत ने अब तक सिर्फ 5 ओलंपिक मेडल जीते हैं और भारत इस वक्त ओलंपिक खेलों में 64वें स्थान पर है और पाकिस्तान भी हमसे 10 स्थान ऊपर 54वें नंबर पर है। हमने अपने खिलाड़ियों की तैयारियों पर 470 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में भारत का राष्ट्रगान इस बार एक बार भी नहीं बजा। लेकिन पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजा क्योंकि पाकिस्तान ने एक गोल्ड मेडल जीता है और हमने एक भी नहीं जीता। अगर क्रिकेट के वर्ल्ड कप फाइनल में भारत पाकिस्तान से हार गया होता तो अब तक देश में हंगामा मच गया होता, लेकिन ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान से हारने पर हमारे देश में सिर्फ एक सन्नाटा है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को जो बेल मिली है, क्या उसे उनकी बेगुनाही का सर्टिफिकेट मानना सही होगा? 17 महीने में लगातार 7 जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की रेगुलर बेल को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जो अलग अलग जांच चल रही है, उन दोनों ही मामलों में सिसोदिया तब तक जेल से बाहर रह सकते हैं जब तक इन मामलों में अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। मनीष सिसोदिया की बेल को आम आदमी पार्टी उनकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट बता रही है और इसका कारण यह है कि दिल्ली में जिस शराब नीति को लेकर घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं, वो शराब नीति उस समय बनी थी जब मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि जब शराब नीति बनाने वाले मनीष सिसोदिया को ही सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई तो इससे यही साबित होता है कि यह पूरा की पूरा घोटाला मनगढ़ंत था, झूठा था और इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आज जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने एक जुलूस निकाला और किस तरीके से उनके समर्थकों ने घेरे हुए थे, ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। और जब सिसोदिया बाहर आए हैं तो वो इस तरीके से बाहर आए जैसे वो कोई बहुत बड़ा युद्ध जीतकर एक विजेता की तरह बाहर निकले हैं और आम आदमी पार्टी कुछ इस तरह से जश्न मना रही है जैसे मनीष सिसोदिया को बेकसूर होने का सर्टिफिकेट मिल गया हो। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जेल से बाहर आने पर सिसोदिया का ऐसा भव्य स्वागत हुआ है जैसा वो जेल में किसी घोटाले के लिए नहीं बल्कि कोई क्रांति लाने के लिए गए थे। और इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में नेता भ्रष्टाचार के मामलों को भी कैसे एक क्रांति का प्रतीक बना लेते हैं, भ्रष्टाचार के मामले को भी एक क्रांति जैसा बना लेते हैं और फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और अब भारत की राजनीति में ये एक टेम्पलेट बन चुका है, क्योंकि इससे पहले जब संजय सिंह को और लोकसभा चुनावों के दौरान अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी तब भी उनका इसी तरीके से स्वागत हुआ था। और आज मनीष सिसोदिया पर आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने इतने फूल बरसाए और सिसोदिया ने कहा कि उन्हें संविधान की ताकत से यह जमानत मिली है। लेकिन सोचिए, सारे विपक्षी नेता चुनाव में यही कहते थे कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो देश में संविधान समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज वही नेता कह रहे हैं कि संविधान की ताकत से उन्हें जमानत मिल रही है, जबकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और देश में अभी भी मोदी की ही सरकार है। लेकिन अब सिसोदिया जी कहते हैं कि यह संविधान की ताकत है जिसकी वजह से उन्हें आज ये जमानत मिली है।
के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था उनकी रक्षा करेगी। एक आम आदमी जब तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जबरदस्ती जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, तो संविधान बचाएगा। और खासतौर से बाहरी के स्कूलों का एक एक बच्चा, देश के स्कूलों का एक एक बच्चा दिल से मेरे साथ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे अरविंद केजरीवाल जी के लिए, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के लिए बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। और अब से थोड़ी देर पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उनके माता पिता से अब से थोड़ी देर पहले मुलाकात की है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। संजय सिंह उनके साथ हैं। संजय सिंह भी जब जेल से छूटे थे तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर ही गए थे और उन्होंने सुनीता केजरीवाल का आशीर्वाद लिया था। और मनीष सिसोदिया भी सबसे पहले अरविंद केजरीवाल के घर गए हैं, सुनीता केजरीवाल से मिले हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने अरविंद केजरीवाल के माता पिता से उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से वो मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जिस चीज के लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी वो ये है कि उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे तरीकों से ये कोशिश हुई कि ये पार्टी टूट जाए, उनकी एकता टूट जाए। लेकिन जो तारीफ करने वाली बात है आम आदमी पार्टी की वो ये है कि उनकी एकता बरकरार रही। चाहे मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे, अब अरविंद केजरीवाल जेल में है, संजय सिंह जेल में है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इन नेताओं के बीच में अब संजय सिंह बाहर आ गए हैं। संजय सिंह भी पहले जेल गए थे, अब बाहर हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान इनमें आपस में कोई मतभेद नहीं हुआ, आपस में कोई गलतफहमी नहीं हुई। और आज भी ये सारे के सारे नेता एकदम एकजुट होकर एक दूसरे के परिवार के साथ खड़े हैं और लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि ये अब भी एकजुट हैं और अब भी उतने ही मजबूत हैं। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले को निराधार बताते हुए सिसोदिया की जमानत को मंजूर किया है, जबकि ये एक गलत खबर है। सच्चाई यह है कि मनीष सिसोदिया को यह जमानत उनके ट्रायल में हुई देरी के कारण मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी? देखिए, अदालत ने कहा कि किसी को अनिश्चित काल के लिए जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और क्योंकि इस मामले के ट्रायल में बार बार देरी हो रही है, इसलिए इसके कारण मनीष सिसोदिया को कुछ और दिन जेल में रखना न्याय के सिद्धांत के खिलाफ होगा। इसका मतलब एक तो यह लगा लीजिए कि हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आज भी हमारा देश संविधान के हिसाब से ही चल रहा है। आज भी नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, लेकिन संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, संविधान को नष्ट नहीं किया गया है, संविधान वैसा का वैसा ही है। और आज उसी संविधान की वजह से विपक्ष के नेता जेल से बाहर भी आ रहे हैं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि जमानत नियम है और हिरासत अपवाद है, यानी ये सिसोदिया का कानूनी अधिकार है कि उन्हें जमानत मिले और इस कारण से मनीष सिसोदिया को जमानत देना न्यायोचित होगा। और अदालत ने यह भी कहा कि उसे ऐसा नहीं लगता कि मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर आने के बाद देश छोड़कर भाग सकते हैं या वो इस मामले में सबूतों से अब छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए अदालत ने उन्हें रेगुलर बेल दे दी और इसी के साथ उन पर कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। शर्तें क्या हैं?
मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराना होगा। हफ्ते में 2 दिन पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी और तीसरी शर्त यह कि वो सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर उन्होंने किया तो उनकी जमानत रद्द हो सकती है। हालांकि आज मनीष सिसोदिया से ज्यादा चर्चा आतिशी की हो रही है, जो दिल्ली की मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं। सिसोदिया के जेल में जाने के बाद आतिशी को ही शिक्षा मंत्री बनाया गया था और इससे पहले मनीष सिसोदिया दिल्ली के सबसे शक्तिशाली मंत्री थे। उनके पास सबसे ज्यादा मंत्रालय थे। उनके जेल में जाने के बाद आतिशी सबसे शक्तिशाली मंत्री बन गई थी। आज आतिशी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भाषण देते हुए फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा कि आज शिक्षा क्रांति के जनक को जमानत मिल गई है। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में, जिनको एक झूठे केस में 17 महीने तक आपने यहां नोट किया होगा कि जैसे ही आतिशी ने रोना शुरू किया वैसे ही तालियां बजनी शुरू हो गईं और सामने जो लोग बैठे हुए थे शायद वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि आतिशी जैसे ही रोना शुरू करेंगी वैसे ही वो तालियां बजाना शुरू करेंगे। ये है भारत की राजनीति। पिछले साल जब मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था तब अरविंद केजरीवाल ने उनकी जगह आतिशी को पहली बार अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। लेकिन आज जब सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं, अगर वो दोबारा से सरकार में मंत्री बनते हैं तो ऐसे में आतिशी से उनका मंत्री पद छिन भी सकता है, क्योंकि दिल्ली में 7 से ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते। और इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आतिशी की आंखों में ये आंसू खुशी के हैं या फिर दुख के हैं। इस फैसले पर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, जबकि बीजेपी ने कहा है कि जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं कि सिसोदिया अपराध मुक्त हो गए हैं। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बाहर आएंगे। जिस पार्टी का जन्म हुआ था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खत्म क्या किया, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल में और बेल मिली है, क्लीन चिट थोड़ी भी मिली है और उसकी खुशी मना रहे हैं, तो कितना स्तर इस पार्टी का गिर गया है। हर क्रिमिनल को, जो कातिल भी है, कत्ल भी किया हो, जिसने रेप भी ये किया हो, कभी ना कभी बेल तो उसको भी मिलती है। ये जीत हार की बात कहाँ है भाई? ये देखो भाई, उनको कितने साल, कितना टाइम हो गया जेल के अंदर, आप उसे देखो। बेल तो हर चोर को, हर क्रिमिनल को बेल तो मिलती है। ये बात सही है कि ये जमानत मनीष सिसोदिया का कानूनी अधिकार है और किसी भी मामले में, चाहे मनीष सिसोदिया हो या भारत का कोई आम व्यक्ति हो, सभी को एक न एक दिन तो बेल मिलती ही है। ये कानून की एक प्रक्रिया है, किसी को भी हमेशा जेल में नहीं रखा जा सकता। और भारत में असल में 2 अदालतें चलती हैं। एक है कानून की अदालत जो संविधान के हिसाब से चलती है, कानून के हिसाब से चलती है, और दूसरी होती है जनता की अदालत। और कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों अदालतों के फैसले में विरोधाभास होता है। अगर कानून की अदालत किसी नेता को दोषी करार दे भी देती है तो भी जनता की अदालत कई बार उन्हें बरी कर देती है।
और जनता की अदालत अपना फैसला कैसे सुनाती है? वो अपना फैसला सुनाती है चुनाव में। इसलिए बहुत बड़ी बात यह है कि ये कानून की अदालत में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो ये केस चल रहा है भ्रष्टाचार का, इसका तो जब नतीजा आएगा, फैसला आएगा तब आएगा। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में अब से 5 महीने के बाद जनवरी 2025 में जनता की अदालत बैठने वाली है, जब 2025 में जनवरी के महीने में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे। और उससे पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई ने इस सवाल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या केजरीवाल अब भी जेल से ही सरकार चलाएंगे या वो अपनी गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर जनता की अदालत क्या कहती है? क्या वो इन सारे नेताओं को भ्रष्टाचारी मानती है या नहीं? ये आपको अब से लगभग 5 महीने के बाद आपको पता चल जाएगा, जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा। देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी को पहले से ज्यादा सीट मिलती हैं, पहले के बराबर मिलती हैं, पहले से कम मिलती हैं, उनकी अगली बार भी दोबारा सरकार बनती है या नहीं। तब यह पता चलेगा कि दिल्ली की जनता इन नेताओं को असल में दोषी मानती भी है या नहीं। फरवरी 2023 में जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, उस समय सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन सरकार चलाने की सारी ताकत असल में मनीष सिसोदिया के पास ही थी। और उस समय मनीष सिसोदिया के पास कुल 18 मंत्रालय थे और अरविंद केजरीवाल ने अपने पास कोई मंत्रालय ऐसा रखा नहीं हुआ था। इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आज जब सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं तो उन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी फिर से मिल सकती है। हालांकि यह भी इतना आसान नहीं होगा। इस समय दिल्ली सरकार के कई प्रमुख मंत्रालय आतिशी और सौरभ भारद्वाज के पास हैं, और अगर सिसोदिया फिर से मंत्री बनते हैं तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज में से किसी एक को मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा, केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल का भी पार्टी के अहम फैसलों में दखल बढ़ गया है, और ऐसे में यह कहना कि सिसोदिया को सरकार में उनका पुराना रुतबा और पद और कद आसानी से मिल जाएगा, यह थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अब स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं और मौजूदा हालात में इस बात की संभावना कम है कि अरविंद केजरीवाल सिसोदिया के लिए मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि केजरीवाल अभी जेल में हैं, वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपना पद छोड़ा तो एक तरीके से इससे यह संदेश जाएगा कि केजरीवाल ने मान लिया है कि वो दोषी हैं और उन्हें अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। दूसरी बात, ये पद छोड़कर अरविंद केजरीवाल कमजोर दिखाई देंगे और वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तीसरी बात यह भी है, इससे यह भी ऐसा लगेगा जैसे अरविंद केजरीवाल इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जेल में रहते हुए वो ठीक से सरकार नहीं चला पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना दिया है। इसलिए ये बातें तो बहुत चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि राजनीति के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे नहीं। अब एक बड़ा सवाल यह है कि 15 अगस्त को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह झंडा कौन फहराएगा, और इसके लिए केजरीवाल ने हाल ही में उपराज्यपाल को पत्र लिखा कि आतिशी उनके स्थान पर यह झंडा फहराएंगी। हालांकि केजरीवाल ने जब यह पत्र लिखा था तब मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली थी, लेकिन अब वो बाहर आ गए हैं। अब अगर सिसोदिया 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं तो उन्हें इसके लिए पहले सरकार में मंत्री बनना आवश्यक होगा, और अगर वो मंत्री बनते हैं तो इससे किसी एक बड़े मंत्री का पद छिन सकता है। अब आप 3 पॉइंट्स में समझिए कि जमानत का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है। पहली बात, जो लोग ऐसा सोच रहे थे कि शराब घोटाले की वजह से और आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डालने की वजह से आम आदमी पार्टी कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल होकर आ गए, संजय सिंह को भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी अभी भी जैसी थी वैसी ही है, ये ना खत्म हुई ना कमजोर हुई। दूसरा, शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई, जिनमें संजय सिंह, सिसोदिया को रेगुलर बेल मिल चुकी है 2 को, और आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ ही जाएंगे, ये निश्चित है। तो हमें उस दिन की स्थिति को देखना होगा जब ये सारे के सारे बड़े नेता जेल से बाहर होंगे। 3 में से 2 तो बाहर आ चुके हैं, केजरीवाल भी एक ना एक दिन बाहर जरूर आएंगे। तीसरा, इस बेल को आम आदमी पार्टी बेगुनाही का आधार बनाएगी।
जनता के पास जाएगी और कहेगी कि देखिए केस झूठा है, लेकिन हकीकत यह है कि बेल एक कानूनी प्रक्रिया होती है और बेल मिलना किसी को भी तय है। चौथा, इससे यह भी साबित होता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार के आरोपों से आज भी नेताओं की राजनीति कभी खत्म नहीं होती, बल्कि ऐसे मामलों और जेल की सजा से उनके राजनीतिक जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। हमारे देश में हमारी जो जनता है, वोटर्स जो हैं, वो भ्रष्टाचार का बुरा नहीं मानते, भ्रष्टाचार के आरोपों को बुरा नहीं मानते। और हमारे देश में बहुत बार ऐसा हुआ है जब नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, दोषी भी साबित हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने चुनाव जीते हैं, उसके बाद भी वो दोबारा सत्ता में लौटे हैं और किसी भी नेता का भ्रष्टाचार की वजह से हमारे देश में करियर समाप्त नहीं हुआ है। पांचवां पॉइंट ये कि अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए तो आम आदमी पार्टी शराब घोटाले के मुद्दे को चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगी। तो जनवरी 2025 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिल्ली में होने वाला है। आपको भी वो मुकाबले का इंतजार करना चाहिए और फिर आपको यह पता चलेगा कि दिल्ली की जनता असल में क्या सोचती है। एक और मुकाबले के बारे में अब हम बात करते हैं और अब हम पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या 145 करोड़ के देश भारत के लिए सिर्फ 5 ओलंपिक मेडल्स काफी हैं। हम खुश हो रहे हैं 5 ओलंपिक मेडल जीतकर, क्या यह भारत के लिए काफी हैं? आज भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जिसकी वैश्विक जनसंख्या में कुल हिस्सेदारी 18% है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दुनिया की आबादी में हमारा जो शेयर है वो 18% का है, हिस्सेदारी 18% की है। पूरी दुनिया के 18% लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने के मामले में भारत की यही हिस्सेदारी सिर्फ 0.5% है। संख्या है हमारी 18% और ओलंपिक खेलों में हमारी भागीदारी है आधा प्रतिशत। दुनिया के हर 100 में से 18 लोग भारत में रहते हैं और इन 18 लोगों में भी हर 9 लोगों की औसत उम्र 28 वर्ष से कम है। हम सबसे युवा देश हैं दुनिया के, लेकिन सोचिए ऐसा क्यों है कि जिस देश के पास इतनी बड़ी युवा शक्ति है, वो देश ओलंपिक खेलों के 987 में से सिर्फ 5 मेडल जीत पाता है। 987 में से 5 मेडल। भारत के खिलाड़ियों में, उनकी मेहनत में, उनकी प्रतिभा में, उनके कमिटमेंट में कोई कमी नहीं है। भारत के खिलाड़ी हर मामले में बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बार बार ओलंपिक खेलों में पिछड़ रहे हैं तो आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। और आज इस बात को भी समझना होगा कि हमारे देश से, हमारे खिलाड़ियों से आखिर चूक कहां हो रही है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सुविधाएं भी उनको दी जा रही हैं, फिर खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में जाकर चौथे स्थान पर कैसे अटक जाते हैं। इस बार भारत ने ओलंपिक के 32 में से 16 खेलों में हिस्सा लेने के लिए अपने कुल 117 खिलाड़ियों को पेरिस भेजा था, लेकिन इन 16 में से